थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी ड्रामा मेरे साथ जरा बेनिशान इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामा मेरी जात जरा बेनिशान। इस ड्रामे की कहानी का आगाज सायरा आरफीन अब्बास के घर पहुंचती है। घर के मुलाजिम के बताने पर आरफीन जल्दी से घर के गेट पर जाता है, जहां सायरा उसका इंतजार कर रही होती है और वो उसको एक लेटर देती है। और जब वो इस खत को पढ़ता है तो वो परेशान हो जाता है। आरफीन सायरा से पूछता है कि सबा कहाँ है, और वो जवाब देती है उनका 4 दिन पहले इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर वो सदमे में चला जाता है, लेकिन खुद को संभालने के बाद सायरा से उसका एड्रेस पूछता है ताकि वो वहाँ से इसके जरूरी सामान को ले आए। आरफीन सायरा के साथ उसके घर पहुँचता है, जहाँ वो हर चीज को हैरत से देखता है और हर चीज को छू कर देखता है, और वहाँ से सबा की हर चीज को वहाँ से उठा लेता है। वहाँ पे मुझे सबा की सैंडल को वो उठा लेता है, जिसको देखकर सायरा भी हैरान होती है। आरफीन जब सबा के सैंडल को उठाता है और दुख से रोने लगता है, और सायरा उसके इस रवैये को देखकर काफी हैरान होती है। आरफीन सायरा को लेकर घर वापस आता है और उसका तारुफ अपने बेटे हैदर से करवाता है और उसको बताता है कि वो सबा की बेटी है, जो कि आरफीन की कजन होती है। कहानी में आगे क्योंकि रीसेंट और हालिया स्टोरी के साथ कहानी पीछे फ्लैशबैक में भी बताई जाती है, जो कि आरफीन को सोचते हुए जो वो दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में जो स्टोरी बताई जाती है वो यह है कि सबा और आरफीन जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सबा को खानदान के ज्यादातर लोग नापसंद करते हैं, खास तौर पर आरफीन की माँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक लिबरल आजादाना ख्याल की एक लड़की होती है, और उसकी यही चीज आरफीन की माँ के लिए नापसंदीदगी की वजह होती है। आरफीन बैरून मुल्क से वापस अपने घर आता है, जहाँ वो सबा को देखता है, उसको देखते ही पसंद कर लेता है और अपने वालिदैन से सबा का हाथ उसके लिए मांगने को कहते हैं, लेकिन उसके वालिदैन उसकी इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं और उसको सबा से शादी करने से मना करते हैं और उसको बताते हैं कि वो लड़की बहुत आजाद ख्याल है, वो हमारे खानदान में कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए वो उससे शादी का ख्याल छोड़ दे। लेकिन आरफीन अपने वालिदैन को धमकी देता है कि अगर उसकी शादी सबा से ना की गई तो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा। उसकी इस धमकी की वजह से उसके वालिदैन उसकी बात मानने पर तैयार हो जाते हैं। कहानी वापस रिसेंट सिचुएशन की तरफ आती है। यहाँ स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि सायरा और हैदर जब वो अब दोस्त बन चुके हैं। आरफीन के घर रहते हुए सायरा हमेशा इस बात को सोचती रहती है कि उसकी माँ के और आरफीन अंकल के क्या ताल्लुकात थे, और ये भी सोचती है कि ऐसा इनकी फैमिली में क्या हुआ कि उसकी माँ सबा कभी अपने खानदान के लोगों से कभी मिल ना पाई। ये बातें और ये सवाल उसको अक्सर परेशान रखते हैं, और आरफीन को बार बार अपने माँ के खानदान से मिलने के लिए जब वो हमेशा रिक्वेस्ट करती, लेकिन आरफीन क्योंकि सबा के खत में ये बात पढ़ चुका होता है कि वो उसको कभी उसके माँ बाप से या उसके खानदान के किसी भी फर्द से कभी मिलने न दे, उसको कभी मिलने न दे और वो उसको अपने पास रखे। इसी वजह से आरफीन कभी भी उसको खानदान के बाकी लोगों से मिलने नहीं देता है। लेकिन इसी दौरान वो अपनी बहनों में से किसी एक को बताता है। वो आगे सारी फैमिली में खानदान के लोगों को सबा की बेटी के बारे में बता देते हैं, और वो ये भी नहीं चाहता है कि बाकी खानदान के लोगों से मिलने पर उसको किसी भी बात के बारे में पता चले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको पुरानी बातों के बारे में पता चले, क्योंकि ये जानने के बाद वो भी सबा की तरह इनको छोड़कर जा सकती है। और इसी डर की वजह से वो उसको कभी घर से बाहर नहीं जाने देता है और चाहता है कि हैदर से उसकी शादी हो जाए। हैदर जो कि पहले शादी पर रजामंद नहीं होता है, लेकिन बाद में उसे शादी करने पर तैयार हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैदर क्योंकि सबा से जो कि उसके बाप की फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय की तरह होती है, लेकिन वो हमेशा उससे एक फ्रेंड एक दोस्त की तरह बात करता है और उसे काफी फ्रैंकली बात करता है। और सबा क्योंकि उसके बारे में जानती है कि वो उसके कजन आरफीन का बेटा है, और इसी वजह से वो उस बच्चे के ज्यादा करीब रहती है। और इन दोनों के दौरान ऐसी बात वो बच्चा कह जाता है कि अगर उनकी कभी बेटी होगी तो वो उससे शादी करेगा, और वो यही बात और सबा ये बात सुनकर अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसको अपनी बेटी के लिए शादी के लिए पसंद भी कर लेती है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि सायरा की जिंदगी अगर आरफीन के बेटे से शादी होती है तो ज्यादा अच्छी गुजरेगी। और सबा इस बात को अपने दिल में रखती है, लेकिन बाद में जब उसको लगता है कि उसकी लाइफ का एंड हो चुका है, उसका इस दुनिया से जाने का वक्त जब वो करीब आ चुका है, तो फिर वो सायरा को आरफीन के पास भेज देती है। सायरा और हैदर क्योंकि आपस में एक फ्रेंड की तरह होते हैं, लेकिन बाद में हैदर भी जब ये बात जान जाता है, सहबा बीबी जो कि असल में सबा ही थी, जब उसको इस हकीकत के बारे में पता चलता है वही इसके बाप की कजन सबा थी। इस बात को जानने के बाद वो क्योंकि इसकी माँ की कहानी के बारे में भी जान पाता है, इसी वजह से सायरा के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो उसे शादी करना चाहता है।
जो कि सायरा की रजामंदी जाहिर करने पर दोनों की शादी कर दी जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है जब सायरा शादी वाले दिन, जो कि निकाह इनका पहले हो चुका होता है, लेकिन रुखसती वाले दिन सायरा अचानक से गायब हो जाती है, कहीं चली जाती है। आरफीन डर जाता है और सायरा की खाला अक्सा से पूछता है कि क्या उसने आरफीन और उसके खानदान ने जो सबा के साथ किया, क्या सायरा को सारी बातें बता दी हैं, जिस पर अक्सा उसको कहती है कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। और इसी दौरान हैदर के पूछने पर आरफीन हैदर को सारी कहानी बताता है कि कैसे सबा और आरफीन की शादी टूटी, और ये भी बताता है कि सबा ने क्यों सारी जिंदगी खानदान के लोगों से कभी ताल्लुक ना रखा। आरफीन हैदर को बताता है कि जब उसकी शादी सबा से हुई, उसकी इस शादी की वजह से उसके बहन भाई और उसके वालिदैन इससे नाखुश थे। सबा की रुखसती से एक दिन पहले आरफीन की माँ उसको अपनी छोटी बहन को उसके ससुराल से लाने के लिए भेजती है, और इसके बाद आरफीन की माँ सबा के पास जाती है और उसको अपनी बड़ी बेटी के लिए एक रूम को तैयार करने के लिए कहती है। सबा जब रूम में जाती है तो आदल वहाँ पर पहले से मौजूद होता है, और आदल क्योंकि इसका कजन होता है और वो भी इसको पसंद करता है और वो भी इससे शादी करना चाहता था। आरफीन की माँ सबा को वहाँ भेजने से पहले आदल को वहाँ पर भेज चुकी होती है, और वो उसको वहाँ कमरे में पर्दे लगाने के लिए जो रोड होती है उनको सही करने के लिए भेजती है। और जिस दौरान ये दोनों अपना काम कर रहे होते हैं, सबा कमरे में बिस्तर ठीक कर रही होती है और उसका कजन खिड़कियों के पर्दों को ठीक कर रहा होता है। इसी दौरान में वो अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते हैं और वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई नहीं खोलता है। और इसी दौरान आरफीन की माँ घर के बाकी खानदान के लोगों को इकट्ठा करके दरवाजे पर ले आती है और सबा और आदल पर इल्जाम लगाती है, और सबा और आदल के नाजायज ताल्लुकात होने का इल्जाम लगाती है। लेकिन सबा और उसका कजन इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर एतबार नहीं करता है। इसी दौरान में घर के मर्द हज़रात को भी ये बात पता चलती है। आरफीन का बाप ये जानने के बाद दोनों को जान से मार देने की धमकी देता है। आदल की माँ उसको घर से भाग जाने को कहती है और उसको अपनी ममता का वास्ता देकर वहाँ से जाने को कहती है कि अगर वो नहीं जाएगा तो उसके ताया अब्बास को मार देंगे, जिस पर वो मजबूर होकर वहाँ से चला जाता है। जबकि सबा के घर पर मौजूद होने पर उसके ताया अब्बास को बहुत ज्यादा मारते हैं, यहाँ तक कि सबा की माँ और उसकी बहन भी इसका एतबार नहीं करती हैं। हालांकि सबा अपने बाप को भी कॉल करके मिन्नत समाजित करती है कि वो एक दफा पाकिस्तान आकर उसकी बात सुने और उसकी बात का यकीन करें कि वो ऐसी नहीं है जैसे ताई अम्मा ने उस पर इल्जाम लगाया है। कहानी में आगे आरफीन जो कि अपनी बहन को लेने उसके ससुराल गया होता है, जब वो घर पहुंचता है तो उसको घर पर शोर सुनाई देता है और उसकी माँ उसको सारी बात बताती है। लेकिन उसको क्योंकि सबा पे एतबार होता है वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी माँ क्योंकि इसको अपने प्यार, अपनी ममता, प्यार मोहब्बत का वास्ता देती है और इस बात पर भी नाराज होती है कि उसको अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं है और उस लड़की पर यकीन है, जिस पर वो उससे कहता है कि वो सबा से भी इस बारे में पूछेगा। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, और इसी बातचीत के दौरान क्योंकि अब वो इस मकाम पर खड़ा होता है जहाँ पे इसको माँ या बीवी में से किसी एक को चुनना होता है। जब इन दोनों के मुंह से ये बात सुन चुका होता है कि वो अपनी जगह पे सही है, यानी माँ अपनी जगह पे कह रही होती है कि मैं सच बोल रही हूँ, और सबा से जब बात करता है तो वो भी कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। तो यहाँ पे वो ऐसे मुकाम पर खड़ा हो जाता है तो वो उसे कहता है, सवाल करता है कि अब मैं किससे पूछूं। इसी कन्वर्सेशन के दौरान सबा के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं कि वो अपने दिल से पूछे जहाँ पे अल्लाह रहता है, और उसकी इस बात को सुनने के बाद वो कहता है ठीक है मैं ये बात अल्लाह से पूछूंगा। इसके बाद वो उसको कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाएगी, हलफ उठाएगी अगर वो बेगुनाह है। यहाँ पर सबा उससे अग्री करती है, मुत्तफिक होती है कि वो ऐसा करेगी, लेकिन वो ये कहती है कि उसकी एक शर्त है कि उसकी माँ भी हलफ उठाएगी, जिस पर आरफीन उसको कहता है कि ऐसा ही होगा, तो अगर वो झूठी साबित हुई तो वो उसको छोड़ देगा। और सबा इसलिए ऐसा करती है, वो सोचती है कि क्योंकि आरफीन की माँ ने उस पर इल्जाम लगाया है, तोहमत लगाई है और उस पूरे खानदान में इसको रुस्वा किया है, अगर वो झूठी होंगी तो वो कभी कुरान पाक पर हाथ नहीं रखेंगी, और इस तरह वो जाहिर बात है इतनी बड़ी तोहमत और इल्जाम से भी बच जाएगी जो उसकी ताई माँ ने उस पर लगाया था। सबा की माँ और बहन भी उसको इस बात से रोकते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबा क्योंकि अपनी पूरे खानदान में जिल्लत, बदनामी और रसवाई की वजह से आरफीन के सामने बेइज्जत होना पसंद नहीं था और वो चाहती थी कि वो उसके साथ इज्जत से रहे। और वो ये सोचती है कि उसकी ताई माँ क्योंकि एक रिलीजियस, मजहबी, नमाज रोजे की पाबंद खातून होती हैं और उसको लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगी, कि वो कभी हल्फ नहीं उठाएंगी, जो कि जाहिर बात है वो जानती होती है कि ये झूठ था, तोहमत थी, तो वो जाहिर बात है एक मजहबी खातून होने की वजह से कभी भी झूठा हलफ नहीं उठाएंगी। लेकिन जब खानदान के बाकी लोगों के सामने आरफीन की माँ हलफ उठाती है कि उसने सबा और उसके कजन को गैर हालत में देखा था और ये कहा कि इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात हैं, सबा ये देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद आरफीन
सबा को भी हल्फ उठाने को कहता है, लेकिन सबा इनकार कर देती है। और इस बात की वजह से क्योंकि पूरे खानदान के सामने वो हल्फ लेने से इनकार कर देती है, जो कि सबा के झूठी होने का एक सबूत था, जिस पर आरफीन उसको जो है वो डाइवोर्स दे देता है, जो कि अपनी माँ से वो कह चुका होता है कि अगर वो झूठी साबित हुई वो पूरे खानदान के सामने उसको छोड़ देगा। और सबा ने क्योंकि ये बात कही थी कि अगर वो सच्ची साबित हुई, जो कि वो आरफीन को कहती है कि अगर ताई अम्मा झूठी साबित हुई तो उनको भी पूरे खानदान के सामने इसी तरह जलील किया जाएगा और मारा जाएगा जिस तरह उसको बेदर्दी से मारा गया। जिस पर आरफीन उसको कहता है कि अगर ऐसा साबित हुआ तो वो ऐसा ही करेगा। लेकिन आरफीन की माँ क्योंकि हलफ उठा चुकी होती है, जो कि जारी बात है वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए ऐसा करती है, लेकिन हकीकत में वो एक बहुत बड़ा गुनाह कर जाती है। कहानी में आगे आरफीन सबा का डिवोर्स देने के बाद फौरी अमेरिका चला जाता है, जहाँ वो महरोश से शादी कर लेता है। उसी शादी के बावजूद उसके दिल में सबा होती है, जो कि बार बार वो आरफीन के सामने बयान कर चुकी होती है। उसने सिर्फ उससे नाम की शादी की है, मोहब्बत वो अब भी सबा से करता है। इधर पाकिस्तान में सबा की शादी उससे बड़ी उम्र के शख्स, एक उदेड़ उम्र का इंसान होता है और 4 बच्चों का बाप होता है। उससे शादी के बाद सबा से ताल्लुकात वो खत्म कर दिए जाते हैं। शादी के बाद उससे कोई भी कभी मिलने नहीं जाता है। और सबा की जिंदगी की मुश्किलात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि इसके ताया ने सबा के दूसरे शोहर अमीन को उसकी सारी कहानी के बारे में बता दिया होता है, जिसकी वजह से अमीन के दिल में भी शक पैदा होता है और हमेशा उस पर शक करता है और उसकी किरदार कशी करता रहता है और वो उसकी हर बात को सुनकर चुप रहती। इसी दौरान में सबा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसका शोहर उसके बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझता है और उसको कहता है कि ये बच्चा भी किसी और का होगा और उसको मार पीट कर घर से निकाल देता है और इसको डिवोर्स दे देता है। कहानी में आगे सबा के शोहर के हमसाये में एक औरत जो कि इसकी मदद करती है, उसको एक घर में मेड की मुलाजमत दिलवा देती है और इस घर में घरेलू मुलाजमा के तौर पर रहते हुए वो एक बेटी को जन्म देती है और उसकी जिंदगी के अब तक के जो हालात होते हैं उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार जो वो ठहराती है। सबा की घरेलू मुलाजमत के दौरान ही आरफीन की माँ को कैंसर हो जाता है और वो बिस्तरे मर्ग पर होती है और उसको एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और ये अल्फाज वो अपने घर के तमाम अफराद के सामने बोलती है। उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जिसका वो बार बार जिक्र करती है, जिस पर वो उनको बताती है कि उसने सबा पर इल्जाम लगाया था। अब वो सबा से माफी मांगना चाहती है, क्योंकि बीमारी की वजह से जो उसको तकलीफ है, वो जिस मुश्किल में है, जिस कर्ब में है, ये उस वक्त तक कम नहीं हो सकती जब तक सबा उसको माफ ना कर दे। और अपने शोहर से कहती है कि वो सबा को बुलाए, वो उससे माफी मांगना चाहती है। सबा का ताया जब अमीन के पास जाता है तो वो उसको उसके डिवोर्स के मुतालिक बताता है। अमीन के हमसाये से उसको पता चलता है कि वो किसी घर में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही है। वहाँ उसके पास जाते हैं और खानदान के सारे लोग वहाँ पर जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसको घर वापस आने को कहते हैं, लेकिन वो घर आने से मना कर देती है। ड्रामे में प्रेजेंट स्टोरी में इसके बाद आरफीन महरोज से शादी के बाद इस शादी से पछता रहा होता है और इस शादी से नाखुश होता है। इस शादी से उसका बेटा होता है। एक तरफ सबा की जिंदगी आरफीन की माँ की तोहमत लगाने की सूरत में मुश्किलात का शिकार होती है, तो दूसरी तरफ इनके खुद के खानदान की जिंदगी भी मुश्किलात में गिर जाती है। आरफीन पाकिस्तान से जाने के बाद कभी वापस नहीं आता है, जबकि उसके घर में उसकी माँ कैंसर की मरीजा हो जाती है और उसकी बहनें, एक का खामन की डेथ हो जाती है और उसकी वफात के बाद उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल देते हैं और वो वापस अपने बाप के घर में आ जाती है। और दूसरी छोटी बहन, उसका शोहर किसी तवाइफ के साथ शादी कर लेता है और अपनी बीवी को घर से निकाल देता है और आरफीन की छोटी बहन भी अपने वालिदैन के घर वापस आ जाती है और उनके साथ रहती है। जो कितनी मुश्किलात देखने के बाद आरफीन की माँ बीमारी की हालत में उसको खुद एहसास होता है कि ये सारी बातें और ये सारे वाक़यात जो उनके साथ हुए हैं ये सब सबा की वजह से हुआ है और क्योंकि इन्होंने सबा पर जुल्म किया और उसको लगता है कि उसकी कोई बददुआ उसको लग गई है, इसलिए वो उससे माफी भी मांगना चाहती है कि उसके खानदान पर आई जो मुसीबत है वो खत्म हो जाए। सबा इनके घर इनके कहने पर आती है और आरफीन की माँ को माफ भी कर देती है, उसके बाप को भी माफ कर देती है। इनफैक्ट खानदान के सारे लोग उससे माफी मांगते हैं। इन सब के लिए इसके एक ही अल्फाज होते हैं कि उसने अल्लाह के नाम पर सबको माफ किया, लेकिन वो घर कभी वापस नहीं आती है। आरफीन की माँ इस बात का भी इजहार करती है कि उसने सबा के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे हसद करती थी, जेलस थी और सबा से जेलसी और हसद की वजह से ही उसने उस पर तोहमत लगाई और उसको आरफीन से दूर कर दिया। लेकिन जब सबा की हकीकत के बारे में आरफीन को पता चलता है और वो सबा से कहता है कि वो अपनी बीवी को छोड़कर उससे शादी करेगा, लेकिन सबा उससे शादी के लिए इनकार कर देती है। और इन दोनों की बातों के दौरान ही सबा इस बात का इजहार करती है कि उसको अपनी जिंदगी का रास्ता मिल गया है और वो ये सोचती है कि वो अपनी जिंदगी अल्लाह के सहारे गुजारेगी, ना कि दोबारा आरफीन की जिंदगी में शामिल हो। और इस गुफ्तगू के दौरान सबा आरफीन से ये भी कहती है कि उसको उससे मोहब्बत है, लेकिन वो
उस पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरह उसने पहले उस पर यकीन नहीं किया, अगर दोबारा किसी और बात की वजह से उस पर शक करेगा और दोबारा किसी भी बात की वजह से उसको छोड़ देगा जैसे उसने पहले छोड़ दिया, इसलिए वो दोबारा इसकी जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती है। सबा के वालिदैन भी उसको वापस आने को कहते हैं, लेकिन वो अचानक आरफीन के नाम एक खत लिखकर अचानक कहीं चली जाती है और इसी वजह से जब सबा की बेटी सायरा अचानक शादी से एक दिन पहले गायब हो जाती है, अचानक से कहीं चली जाती है। इसी डर की वजह से जैसे कि पहले सबा ने यही चीज अपनी अना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने इज्जत नफ्स के लिए उसने तमाम खानदान के लोगों से किता ताल्लुक कर लिया और आरफीन को क्योंकि डर था कि सबा की बेटी सायरा भी ऐसा कर सकती है, इसलिए वो उसको अपने और सबा के बारे में कोई भी बात बताने से डरता है और सबको इस बात से मना भी करता है। लेकिन सायरा की खाला अक्सा जब आरफीन की बहन से सबा के बारे में बात कर रही होती है तो उनकी सारी बातों को सायरा सुन लेती है और जब उसको ये चीज पता चलती है उसकी माँ के खानदान ने और आरफीन के खानदान ने इसकी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उस पर तोहमत लगाई और उसको जिंदगी के मुश्किल हालात में डाल दिया। और अपनी माँ की हकीकत जानने के बाद उसको अपनी माँ की मोहब्बत का भी एहसास होता है कि वो आज तक अपनी माँ को इस बात के लिए नापसंद करती रही और इस बात को सोचती रही कि आया उसने ऐसा क्या किया कि उसका पूरा खानदान कभी उससे मिलने नहीं आया या कभी वो उनसे कभी मिलने ना गई। तब उसे अपनी माँ की इज्जत का एहसास होता है और उसके गम का एहसास होता है कि उसकी माँ ने एक बहुत दुख भरी जिंदगी गुजारी और ऐसे ना करदा गुनाह की सजा पाई जो उसने कभी किया ही ना था और इसी वजह से वो इनके घर से चली जाती है। स्टोरी वापस बैकग्राउंड स्टोरी की तरफ जाती है। यहाँ पर कई सालों के बाद सबा गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और इसका मालिक आरफीन होता है और इस बात का सबा को तो पता होता है लेकिन आरफीन को इस बारे में पता नहीं होता है। फैक्ट्री में मुलाजमत के दौरान सबा को आरफीन के बेटे हैदर का पता चलता है। उसके साथ उसका रवैया फ्रेंडली होता है, दोस्ताना होता है। इस मुलाजमत के दौरान सबा अपने चेहरे को हमेशा ढांप के रखती है, हमेशा हिजाब में होती है और अपनी पहचान को अपनी मौत तक छुपा के रखती है। लेकिन प्रेजेंट स्टोरी में जब सारा को अपनी माँ की हकीकत के बारे में पता चलता है, जब वो अपनी खाला और आरफीन की बहन को बातें करते हुए सुन लेती है, तब उसे अपनी माँ की इज्जत का एहसास होता है। और जब उसको पता चलता है कि उसकी माँ के साथ आरफीन के खानदान ने बहुत बुरा सलूक किया, ये जानने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हैदर आरफीन के कहने पर उसको ढूंढता है और वो नहीं चाहते कि जिस तरह सबा ने एक सादा गुर्बत की जिंदगी गुजारी और कभी खानदान से ताल्लुक ना रखा, और वो जानते थे कि सारा भी क्योंकि सबा की बेटी है तो वो भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए यही चीज करेगी। उसको इस हालात से, मुश्किलात से बचाने के लिए जो कि सबा ने अपनी जिंदगी में जिन हालात और मुश्किलात का सामना किया, वो नहीं चाहते थे कि अपनी अना की वजह से सायरा भी ऐसा करे। इससे वो उसको ढूंढ लेते हैं और उसको हर चीज बताते हैं और सायरा जब ये जान लेती है कि उनको अपनी गलती का एहसास है, वो इनको माफ कर देती है और सायरा और हैदर अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं, जो कि इस कहानी का एंड सीन होता है। कहानी इख्तिताम पजीर हो जाती है। नेक्स्ट ये है कि इस कहानी से क्या सबक सीखा जा सकता है या फिर इस कहानी में क्या माशरती सोच जो वो बयान की गई है। सबसे पहला फैक्ट जो इसमें बयान किया गया है या माशरती सोच जो कि इस ड्रामे में बताई गई है, वो ये है कि आजाद ख्याल और ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को आफत की करपाला, बदजुबान, मुंहफट, बेहया समझा जाता है और खानदान के हर लड़के से इनका हंसी मजाक खानदान के लोगों को एक आंख नहीं पाता है, जो कि इस लड़की की किरदार कशी की वजह भी बनता है। यानी फ्रेंडली और फ्रैंकली बात करने को लोग बुरा समझते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, पढ़ी लिखी लड़कियां घर नहीं बसाती हैं। नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बयान किया गया है, बैरून मुल्क से पढ़े लिखे लड़के के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की लाई जाती है ताकि दबका रहे। आप इन दो बताए गए फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं? आया ये दुरुस्त है कि एजुकेटेड या ज्यादा जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो घर नहीं बसाती हैं, या दूसरी माशरती सोच कि पढ़े लिखे लड़कों के लिए कम पढ़ी लिखी इसलिए लाई जाती है लड़की कि वो दबका रहेगी, सामने से सवाल जवाब नहीं करेगी, कंट्रोल में रहेगी। आया फैक्ट दुरुस्त है या नहीं, आप प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, कम पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा अच्छी बीवी साबित होती हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, लड़कों से हमेशा कहा जाता है कि अब तुम्हें माँ बाप या बीवी में से किसी एक को ही चुनना होगा। आई थिंक इस फैक्ट के हवाले से जो मैरिड लोग हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, या आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, बाज़ औक़ात इंसान गलती नहीं गुनाह करते हैं, जो कि सबा के अल्फाज होते हैं जो कि अपने खानदान के हवाले से बात कर रही होती है कि उन्होंने इल्जाम लगाकर गलती नहीं की बल्कि गुनाह किया है, जिसको कुछ लोग गलतफहमी कह रहे थे या गलती कह रहे थे। यानी गलती नहीं, ये एक तरह से गुनाह किया जाता है, जो कि शायद इंसान खुद भी रियलाइज नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या किया,
जो आगे जाकर आई थिंक एक नहीं कई जिंदगी को खराब करने की वजह बनता है। नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बयान किया गया है, तालीम शऊर और आगाही के लिए हासिल करनी चाहिए, न कि सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए या पैसे कमाने के लिए। ये अल्फाज सबा के होते हैं जब वो आरफिन को तालीम के मुतालिक बता रही होती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, लोगों की बातों में दूसरों का सिर्फ जिक्र होता है, जिक्र खैर नहीं, यानी लोग किसी दूसरे इंसान के लिए अच्छे की बात नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, तालीम इसलिए जरूरी है कि तालीम से इंसान अच्छे और बुरे की तमीज सीखते हैं और गुमराही से बचते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, अगर सांप को पाला भी जाए तो उसको साथ सुलाया नहीं जाता। ये आरफिन का बाप सबा के मुतालिक कहता है। उन्होंने क्योंकि सबा को बाई की औलाद होने की वजह से साथ रखा होता है, लेकिन वो उसको आरफिन की बीवी की सूरत में अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहते थे, और ऐसा क्योंकि सबा के आजाद ख्याल होने की वजह से कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, किसी भी टॉपिक पर बात भी करना और उसके मुतालिक सवाल भी करना और उस पर बहस भी करने वाले इंसान को बदतमीज कहा जाता है। हालांकि इसको जहानत कहना चाहिए, लेकिन लोग इसको बदतमीजी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब आप लोगों की बातें सुनते हैं तभी लोग बातें करते हैं, अगर इनकी सुनेंगे नहीं तो लोग बातें भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, किताबों के साथ जीने वाले लोग अक्सर ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। नेक्स्ट है, जिंदगी से अगर ख्वाब निकाल दिए जाएं तो जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहता है। नेक्स्ट, ख्वाब जहाँ तकलीफ देते हैं और यही तकलीफ हकीकत भी देती है, यानी इंसान ख्वाब में रहे या हकीकत की दुनिया में हो, दोनों सूरत में इंसान के लिए जो सिचुएशन होती है, हालात होते हैं, वो तकलीफ देते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, बशर की लड़कियों का मोहब्बत का इजहार इनकी खामोशी में इकरार होता है, यानी हाँ में होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, किसी भी मर्द से बात करने से किसी औरत का किरदार खराब नहीं हो जाता है, लेकिन हकीकत में ये चीज है कि यही चीज कही जाती है, अगर कोई औरत किसी मर्द से बात कर रही हो तो देखने वाले लोग चाहे वो चहमगोइयां करते हैं कि इनका किरदार खराब है या इनके आपस में कोई नाजायज ताल्लुकात हैं। हालांकि वो किसी और चीज पर भी बात कर सकते हैं, या ये हो सकता है वो किसी और चीज के हवाले से बात कर रही हूँ। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं अल्लाह इन पर कर्म नहीं करता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, हमारे माशरे में आज भी तलाक को सजा समझा जाता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, किसी की बुराई जानते हुए उससे ताल्लुक बनाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है आंखों देखी मक्खी निगलना। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, अपनों के लिए कभी कभी जहर का घूंट पीना पड़ता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, औरत को मर्द की जरूरत सारी उम्र रहती है। नेक्स्ट है, जो चीज अल्लाह ने नहीं दी उसको लोगों से छीनकर कैसे कोई अपना बना सकता है, कैसे उसको अपना मुकद्दर बना सकता है। नेक्स्ट है, बाज़-औक़ात किसी को पाने के लिए उसको खोना पड़ता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, सच और झूठ में जब इंसान फर्क ना कर सके तो हमेशा गलत फैसले करता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, बज़ाहिर नजर आने वाले गुनाह की अगर पर्दापोशी कर दी जाए, यानी जिस चीज का पता चल जाए तो अगर उसका पर्दा रख लिया जाए तो बहुत सारी जिंदगियां तबाह होने से बच सकती हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, इंसान गुनाह करके रब के सामने उसकी बारगाह में माफी मांग लेता है, पर किसी दूसरे इंसान को माफ क्यों नहीं करता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, नेक्स्ट जो फैक्ट है, माफ ताकतवर करता है, कमजोर नहीं। नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बयान किया गया है, माँ बाप को अपनी औलाद की जिंदगी के फैसलों का इख्तियार कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। ये अल्फाज सबा के होते हैं जब उसका बाप सबा की हकीकत और असलियत जानने के बाद जब उसके मुतालिक ये बात पता चलती है कि वो सच कह रही थी, उसकी ताई अम्मा ने इस पर तोहमत लगाई थी, तब अपने बाप को जब उसके पास उसे मिलने आता है उससे ये अल्फाज कहती है, क्योंकि उसके बाप ने उसके ताया को उसकी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार दे दिया था कि वो उसके साथ जो मर्जी करें। फिर वही होता है जो इस स्टोरी में बयान किया गया है कि उसकी जिंदगी को मजीद मुश्किलात में डाल दिया जाता है, जो कि एक गलत फैसले की सूरत में ऐसा होता है। नेक्स्ट, माँ बाप अपनी औलाद के गुनाहगार होने के बावजूद इनका साथ नहीं छोड़ते हैं, ये भी सबा के अल्फाज होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, माँ बाप अपने बच्चों के ऐप पर पर्दा डालते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, दुनिया और लोग जितनी मर्जी बातें करें औलाद के बारे में, लेकिन माँ बाप को माँ बाप बनकर ही इनके बारे में सोचना चाहिए। ये बात सबा अपने बाप से कहती है कि उसके बाप ने क्यों खानदान के बाकी लोगों को उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक दिया, और उसके बार बार फोन करने पर और पाकिस्तान सिर्फ एक दफा आने को कहती है पर वो ना आए, और इनकी मिन्नतें की कि वो इसके साथ ऐसा ना होने दे जो बाकी खानदान के लोग इसके साथ कर रहे थे। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, अकल पर जब पड़ते पड़ जाए तो सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, इंसान दूसरों की बातों में आकर भटक जाता है और बेबस हो जाता है, जो कि सबा के बाप के अल्फाज होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जख्म को ज्यादा कुरेदें तो टीसें उठती हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट बताया गया है, जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ कि तुम्हें वक्त पर ही सब कुछ पता चल गया। नेक्स्ट जो फैक्ट है, कुछ बातों के लिए वक्त सही नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, मासूम नजर आने वाली औरत पर शक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, खुशी को छुपाना चाहिए क्योंकि इसको किसी की नजर लग जाती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है,
बेजोड़ शादी की सूरत में लोग बातें करते हैं। नेक्स्ट, माँ का दिल दिखाने वाले दर दर की ठोकरें खाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जो अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं अल्लाह इनको कभी माफ नहीं करता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, पसंद की शादी पर वालिदैन को एतराज होता है, जो कि आई थिंक फैक्ट है, हकीकत है, बिटर रियलिटी है। और अक्सर हमें आसपास शादी के रिजेक्शन, रिश्ता ना मांगने की सूरत में अक्सर तरह तरह के ट्रेजिक स्टोरीज आसपास लोगों से सुनने को मिलती है। या तो इंसान पसंद की शादी के लिए घर से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर पसंद की शादी करने पर मारे जाते हैं, जो कि एक ट्रेजेडी है। आई थिंक जो हालात के मुताबिक सही फैसले हों या सही इंसान या शख्स हों, उनसे शादी करना ज्यादा बेहतर रहता है, ना कि माशरे या पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर खुद की और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी मुश्किलात में डालने से बेहतर है कि आप वो चीज करें जो आपके लिए और आसपास के लोगों के लिए बेहतर हो। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट जो फैक्ट है, किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जो लड़कियां खानदान की इज्जत खराब करती हैं, इनकी शादी इसी तरह होती है, किसी रंडवे, डेढ़ उम्र और बच्चों के बाप के साथ। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, दिल धोखा देता है। नेक्स्ट है, जो होना है वो तो होना ही है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सारी लड़कियां जैसी नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, आंखों देखा झूठ हो सकता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो ये है, आंखें वही देखती हैं जो ज़हन देखना चाहता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, अल्लाह हर किसी की हकीकत जानता है, अल्लाह दिल में रहता है और अपने दिल से पूछें दिल क्या कहता है। ये अल्फाज सबा के होते हैं जो वो आरफीन से कहती है। इन अल्फाज के बाद आरफीन जो है वो ये कहता है कि वो अब अल्लाह से पूछेगा और उसको हलफ उठाने के लिए कहता है। नेक्स्ट है, प्यार करने वाला अगर हसद करे तो शक करता है, ज्यादा शक करे तो वो लड़की को छोड़ देता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, खानदान में कोई भी रिश्ता, चचा चची, बहन भाई, माँ बाप, खाला खालू, ताया ताई, कोई भी रिश्ता हो, अपने मकसद और मतलब की बात मनवाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, जो कि एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इस कहानी में ताई, जिसको सबा ताई अम्मी कहती है, इस पर तोहमत लगाती है और खुद को सच्चा साबित करने के लिए हलफ भी उठाती है, लेकिन बाद में सबको असलियत पता चल जाती है, जो कि सबा की ताई अपने मुंह से इतराफ करती है कि उसने सबा पर तोहमत लगाई थी और उससे माफी मांगती है और सबा उसको माफ भी कर देती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, खानदान में ऐसे लोगों और फैमिली को बहुत अहमियत दी जाती है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी उनके पास रुपए पैसा होता है या असर और रसूख होता है। इनकी हर बात को माना जाता है, इनको हर काम और बात में आगे आगे रखा जाता है, यहाँ तक कि इनकी हर गलत बात को भी आंख बंद करके यकीन किया जाता है, जो कि खानदान में आरफीन के माँ बाप की ऐसी पोजीशन होती है कि उनके बाकी बहन भाई उनसे दबकर रहते हैं और उनकी हर बात को अहमियत देते हैं। इनफैक्ट सबा पर तोहमत लगाने के बाद उनकी इस गलत बात को भी मान लिया जाता है, जो कि आरफीन की माँ हसद में ऐसा करती है, लेकिन असल में उन्होंने गलती की होती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, खानदान के लोग खानदान की लड़कियों के लड़कों के साथ पढ़ने और नौकरी करने पर लड़की के किरदार पर शक करते हैं। ना सिर्फ खुद बातें करते हैं बल्कि दूसरे रिश्तेदारों के आगे भी इसको बयान भी करते हैं और इनको इनसे ताल्लुक खत्म करने को भी कहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, जब इंसान या कोई भी रिश्ता पास होता है या दुनिया में मौजूद होता है तो उसकी कदर नहीं की जाती है, लेकिन जब उसकी कदर का एहसास होता है तब तक जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजर चुका होता है, लंबा अरसा गुजर जाता है और वक्त गुजरने पर सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जब इंसान का हर रिश्ते से एतबार उठ जाए तो इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। कहानी में सबा अपने हर रिश्ते से जब अपने पर लगाए गए इल्जाम के लिए सफाइयां देकर थक जाती है तो वो खुद को अल्लाह के करीब पाती है और अपने हर रिश्तेदार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के सहारे, अल्लाह के आसरे अपनी सारी जिंदगी गुजार देती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जिनका दिल साफ होता है अल्लाह उनकी हर दुआ सुनता है। कहानी में सबा क्योंकि साफ दिल की इंसान होती है तो आसपास के लोग उससे अपने लिए दुआ करवाते हैं और लोग समझते हैं कि उसके दुआ करने से इनके मुश्किल काम हल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, एक इंसान अगर सच्चा भी हो और 10 लोग भी एक साथ झूठ बोलें या झूठ का साथ दें तो इस सच्चे इंसान को गलत साबित कर देते हैं, जो कि हकीकत है। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं या आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, आंखों देखा भी झूठ हो सकता है या इंसान वही देखते हैं जो दूसरा इंसान दिखाने की कोशिश करता है और लोग उसको सच समझते हैं। जिस तरह सबा की ताई ने सिचुएशन ऐसी बनाई कि सबा की अपनी माँ भी उस पर यकीन नहीं करती है और कहती है जो उसने देखा क्या वो गलत है और जो पूरे खानदान ने एक साथ देखा क्या वो गलत था। जिस पर सबा इनको कहती है एक मर्द के साथ कमरे से निकलने पर इसको जानी साबित नहीं करता है और इनको बताती है उसको ताई अम्मा ने कमरे में भेजा था और कमरे को किसी ने बाहर से बंद किया था। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है,
बाज़ औक़ात माएँ अपने बेटों के लिए इतनी मोहब्बत रखती हैं कि अपने बेटे को किसी दूसरी औरत के साथ शेयर नहीं करना चाहती हैं, यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी उससे दूर रखने की कोशिश करती हैं। सबा को आरफीन पर यकीन होता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी माँ सबा से आरफीन की मोहब्बत की वजह से उससे हसद करती है और आरफीन के हर वक्त उसके गुण गाने की वजह से सबा को अपनी बहू के रूप में नहीं देखना चाहती है और वो इस रिश्ते से पहले ही नाखुश होती है। इसलिए वो सबा पर तोहमत लगाती है कि उसके अपने कजन के साथ नाजायज ताल्लुक है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें बयान किया गया है, खानदान में इज्जत देने वाले जब इज्जत उछालना शुरू कर दें तो इंसान के हिस्से में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई रह जाती है। यहाँ पे ये फैक्ट जो है मैंने स्टोरी को समझने के बाद ऐड करने की कोशिश की है, यानी कहानी के मुताबिक या आसपास के जो लोग करते हैं या बिहेवियर जो होता है उनको समझने के बाद ये चीज जब मैंने ऐड की है स्टोरी में, मैंने ये फैक्ट जो है वो स्टोरी में ऐड किया है। खानदान में जब इज्जत देने वाले लोग इज्जत उछालना शुरू कर दें तो इंसान के हिस्से में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई रह जाती है, जो कि आई थिंक हकीकत है। हमारे आसपास के लोग, इनफैक्ट जो हमारे सगे और करीब के रिश्ते होते हैं, वो हसद, जेलसी, जमीन के हिस्सों और अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचा करना कोई फर्ज समझते हैं और ऐसा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं, जो कि डिफरेंट वेज होते हैं लोगों के। कोई इज्जत उछाल के ये चीज कर लेता है, कोई मार के कर लेता है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, नेक्स्ट ये है कि इस स्टोरी में क्या चीज इस हवाले से जब वो बयान थी वो ये है कि सबा की क्योंकि पूरे खानदान में बदनामी हो जाती है तो खानदान के बड़े ये फैसला करते हैं इसको खानदान में तो कोई नहीं ब्याएगा। फिर इसकी शादी एक बेजोड़ इंसान के साथ कर दी जाती है जो कि इससे उम्र में दुगना होता है और बच्चों का बाप होता है, उससे कर दी जाती है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इसको अब बोझ समझते हैं और सितम सिर्फ ये की जाती है कि उसकी इस कहानी को आगे इसके होने वाले शोहर को भी बता दिया जाता है, जो इस पर हर वक्त शक करता रहता है और उसको मारता पीटता है और एक दिन इसको घर से निकाल देता है और उसके बच्चे को अपना बच्चा भी नहीं समझता है और उसके बच्चे को नाजायज कहकर उस पर इल्जाम लगाता है और उसको छोड़ देता है और दोबारा कभी इससे राब्ता नहीं करता। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने इस स्टोरी को फॉलो किया हो या ड्रामे को देखा हो तो इसकी स्टोरी के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, या इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है, या क्या सीखा है आपने, या आपकी क्या लर्निंग हुई है। आया इस कहानी में जो दिखाए गए किरदार हैं वो आपको इर्द गिर्द नजर आते हैं या नहीं। आया ये हमारे माशरे के लोगों की या खानदान या फैमिली में मौजूद जो लोग हैं या जो सगे रिश्ते होते हैं वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। आपकी जो भी राय हो प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। अगर मैं अपनी पर्सनल पर्सपेक्टिव से ये चीज बताना चाहूँ, ये कहना चाहूँ, आई थिंक इसमें से बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो कि हमें आसपास हमारे इर्द गिर्द हमें फैमिलीज में क्लोज रिलेटिव्स में नजर आते हैं, लेकिन हम क्योंकि एहतराम की वजह से इनके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते हैं और जो बोलने की सूरत में हो सकता है वो भी सबा की सूरत में इसी तरह के रिएक्शन जब हमें आसपास नजर भी आते हैं और इनफैक्ट हम में से बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों को फेस भी करते हैं। तो आई थिंक इस तरह के लोग हमारे फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, आसपास ये जानने वालों में अक्सर हमें नजर आते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लगी है, आपको सीखने को मिला है, कोई बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इन बताए गए फैक्ट के हवाले से आप जो भी आपकी राय हो, आपका एक्सपीरियंस हो, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।